हेलो दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज की दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे अमेरिका के टेक्सास, जहां पर भारी मात्रा में भारतीय लोग रहते हैं दोस्तों, वहां पर इस्लामिक शरिया कानून लागू करने पर पाबंदी लगा दी गई। जी हां दोस्तों, बताएंगे आनन फानन में क्यों ये इतना बड़ा फैसला लिया गया। दोस्तों, ये फैसला लेकर अमेरिका क्या जताना चाहता है, सबसे पहले आपको बताएंगे। भारत को लेकर डैमेज कंट्रोल के बीच सबसे बड़ी ये खबर निकलकर सामने आई है, जिसने सबको चौंका कर रख दिया कि अमेरिका के टेक्सास में क्यों ऐसा फैसला लिया गया। दोस्तों, उधर बताएंगे पाकिस्तान बन गया मिनी चाइना। जी हां, निगरानी में हर एक व्यक्ति। बताएंगे एमनेस्टी ने बहुत बड़ी चेतावनी दी है दोस्तों, पाकिस्तान से सावधान रहने को लेकर। बताएंगे क्या है मिनी चीन की पाकिस्तान में कहानी। तो वहीं ट्रंप के टैरिफ की धमकियों के बीच भारत के साथ संबंधों पर रशिया ने दिया सबसे बड़ा बयान। भारत की दोस्ती का कायल हुआ रशिया दोस्तों, पश्चिमी दबाव को लेकर दे दिया बड़ा बयान। तो वहीं कतर में मुस्लिम देशों का महाजुटान, इजरायली हमले का क्या जवाब देंगे 50 से अधिक ये मुस्लिम देश। तो इधर आनन फानन में इजरायल पहुंचे अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो। आखिर क्या होने वाला है कुछ बड़ा। तो वहीं नेपाल की अंतरिम सरकार सुशीला मार्की के लिए मंत्रियों के नाम हुए तय। जेंजीज की पसंद का रखा गया ध्यान। बताएंगे कौन कौन मंत्री रहने वाले हैं सुशीला जी के कैबिनेट में। दोस्तों, उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बिहार को लेकर सबसे बड़ी खबर आपको बताएंगे। साथ ही साथ आपको बताएंगे क्या आईटीआर फाइलिंग की डेडलाइन को बढ़ा दिया गया है, क्या है इससे जुड़ी खबर। सारी जानकारियां एक एक करके आपको विस्तार से बताने वाले हैं। बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अपने भारत देश की स्वतंत्र नीति का दिल से समर्थन करते हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। बात कर लेते हैं पहली सबसे बड़ी खबर की, जहां अमेरिका के टेक्सास के गवर्नर ग्रेग एबॉट ने राज्य में इस्लामिक शरिया कानून को लागू करने पर पाबंदी लगा दी। गवर्नर ग्रेग एबॉट ने टेक्सास के नागरिकों से अपील की है कि अगर कोई किसी व्यक्ति या व्यापार पर शरिया कानून को थोपने की कोशिश करता है तो उसकी तुरंत रिपोर्ट करें। दोस्तों, दरअसल ग्रेग एबॉट का ये बयान ह्यूस्टन के सामने आई एक वायरल वीडियो के बाद आया। वायरल वीडियो में एक मुस्लिम मौलवी लाउड स्पीकर पर बोलते हुए स्थानीय दुकानदारों से शराब, सुअर का मांस और लॉटरी टिकट न बेचने की अपील कर रहा था। जैसा कि आप सामने इस मौलवी को देख पा रहे हैं दोस्तों, और उसके पीछे बाकी लोग बैनर लेकर खड़े हैं और मौलवी लाउड स्पीकर पर बोलता नजर आ रहा है, लेकर खड़ा है। टेक्सास के गवर्नर ग्रेग एबॉट ने इस घटना को उत्पीड़न जैसा करार दिया और कहा कि टेक्सास लोगों के सार्वजनिक जीवन में किसी तरह के धार्मिक नियम को थोपने की अनुमति कभी नहीं देगा। एबॉट ने पिछले हफ्ते मंगलवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया। उन्होंने पोस्ट में लिखा कि मैंने कुछ ऐसे कानूनों पर हस्ताक्षर कर दिए हैं जो टेक्सास में शरिया कानून और शरिया कंपाउंड्स पर पाबंदी लगाते हैं। किसी भी व्यवसाय या शख्स को ऐसे बेवकूफों से नहीं डरना चाहिए। आप ग्रेग एबॉट का ये ट्वीट भी देख पा रहे हैं दोस्तों। उन्होंने कहा कि अगर ये व्यक्ति या कोई और शरिया के नियमों को थोपने की कोशिश करता है तो आप सीधा इसकी रिपोर्ट स्थानीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों या टेक्सास डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक सेफ्टी से करें। आपको बता दें, टेक्सास ऐसी जगह है जहां पर लाखों में भारतीय रहते हैं, और अब ऐसे में इस गवर्नर एबॉट का ऐसा फैसला लेना ये कहीं ना कहीं उन सभी मुस्लिम मौलानाओं को तगड़ा झटका है, या उन देशों का झटका है जो जबरदस्ती किसी पर भी शरिया कानून को थोपने की कोशिश करते हैं। ऐसे में ऐसा भी माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं जिस प्रकार से टैरिफ को लगा करके ट्रंप ने भारत पर दबाव बनाने की कोशिश करते हुए भारत के साथ रिश्ते खराब कर लिए, अब डैमेज कंट्रोल के बीच ऐसे फैसले लेकर कहीं ना कहीं भारत को और हर एक भारतीय को खुश करने की भी कोशिश की जा रही है। दोस्तों, बाकी आप इस फैसले पर अपनी राय देना बिल्कुल मत भूलिएगा। महत्वपूर्ण खबर थी, इसीलिए सबसे पहले हमने आपको ये खबर बताई। तो आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा, और इस बात पर तो कमेंट जरूर करिएगा। दोस्तों, नेक्स्ट खबर की बात कर लेते हैं, जहां एमनेस्टी इंटरनेशनल ने बड़ी चेतावनी दे दी है कि पाकिस्तान ने चीन जैसा डिजिटल निगरानी तंत्र अपना लिया है। इसे चीन से बाहर का सबसे बड़ा निगरानी नेटवर्क कहा जा रहा है। यह व्यवस्था नागरिकों की निजी जानकारी पर नजर रख रही है और सोशल मीडिया पर सख्त सेंसरशिप लगा रही है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियां अब फोन कॉल सुन सकती और मैसेज पढ़ सकती हैं। इसके लिए लॉफुल इंटरसेप्ट मैनेजमेंट सिस्टम यानी LIMS बनाया गया है। वहीं वेब मॉनिटरिंग सिस्टम इंटरनेट ट्रैफिक
पर नजर रखता है और लाखों ऑनलाइन सेशन को ब्लॉक करने की ताकत रखता है। अगली खबर बता दें, डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ के धमकियों के बीच भारत के साथ संबंधों पर रशिया ने कहा कि हमारी दोस्ती कभी नहीं टूटेगी, ये संबंध अटूट है हमारा। जी हां, रूसी विदेश मंत्रालय ने भारत की सराहना करते हुए कहा कि नई दिल्ली ने मॉस्को के साथ सहयोग जारी रखने और संबंध तोड़ने के दबाव को ठुकराने का साहस दिखाया है। रशिया टुडे के सवाल के जवाब में जारी बयान में मंत्रालय ने कहा कि पश्चिमी दबाव और धमकियों के बावजूद भारत रूस के साथ बहुआयामी सहयोग को जारी रखने और विस्तार देने का संकल्प दिखा रहा है। रूसी विदेश मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा कि ईमानदारी से कहें तो इससे कुछ और की कल्पना करना मुश्किल है। रूस भारत संबंध स्थिर और आत्मविश्वास से आगे बढ़ रहे हैं, इसमें बाधा डालने का कोई भी प्रयास असफल ही होगा। पश्चिमी देशों के दबाव के बावजूद नई दिल्ली का रूस के साथ संबंध बनाए रखना न केवल हमारी मित्रता की लंबे समय से चली आ रही भावना और परंपराओं को प्रतिबिंबित करता है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मामलों में रणनीतिक स्वायत्तता का भी प्रतीक है। दोस्तों, मॉस्को ने दावा कर दिया कि रशिया और भारत के बीच साझेदारी संप्रभुता के सर्वोच्च मूल्य और राष्ट्रीय हितों की प्राथमिकता पर आधारित है। यही कारण है कि यह संबंध विश्वसनीय है। रूसी अधिकारियों ने बताया कि दोनों देश विभिन्न क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर जॉइंट प्रोजेक्ट में लगे हुए हैं। इनमें सैन्य उत्पादन, मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन, परमाणु ऊर्जा और रूसी ऑयल एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट्स में भारतीय निवेश शामिल है। दोस्तों, ऐसे में रशिया का यह कहना कि भारत के साथ उसके संबंध अटूट है, जो कभी टूट नहीं सकते, इस पर आपका क्या कहना है दोस्तों? जवाब जरूर दीजिएगा। देखते हैं आप लोगों की क्या है इस मुद्दे पर राय। तो वहीं अगली खबर की बात कर लेते हैं, जहां कतर में मुस्लिम देशों का महाजुटान। दोस्तों, कतर की राजधानी दोहा में सोमवार को एक विशाल सम्मेलन आज होने वाला है। अरब इस्लामिक शिखर सम्मेलन में 50 से अधिक मुस्लिम देश भाग लेंगे। दोहा पर इजरायली हमले के बाद ये पहला मौका होगा जब इतनी बड़ी संख्या में मुस्लिम देश एक मंच पर जुटेंगे, इसलिए सभी की निगाहें इस बैठक पर टिकी है। माना यह जा रहा है कि इस सम्मेलन का संदेश न केवल इजराइल बल्कि अमेरिका को भी परेशान कर सकता है। दरअसल गाजा में इजराइल के हमलों से पहले ही कई मुस्लिम देश नाराज हैं, लेकिन दोहा हमले ने स्थिति को पूरी तरीके से बदल दिया है। साथ ही संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान का नाम लेकर इजराइल द्वारा की गई फटकार ने सभी अन्य देशों की बेचैनी बढ़ा दी है। ऐसा लगता है कि इजरायली हमले ने अमेरिका का समर्थन करने वाले अरब देशों को भी एकजुट होने के लिए बाध्य कर दिया है। यह आपातकालीन शिखर सम्मेलन अरब लीग और इस्लामिक सहयोग संगठन बोले तो OIC के सदस्यों को एक मंच पर लेकर आ रहा है। रविवार को विदेश मंत्रियों की बैठक में कई प्रस्तावों पर चर्चा हुई और उन्हें अंतिम रूप दिया गया। अरब लीग के महासचिव अहमद अबुल गैद ने अशरफ अल अवसत अखबार को बताया कि यह सम्मेलन एक संदेश है कि कतर अकेला नहीं है, अरब और इस्लामी देश इसके साथ खड़े हैं। तो वहीं दोस्तों, जब एक तरफ कतर में मुस्लिम देशों का हो रहा है जमावड़ा, तो उधर इजराइल पहुंचे अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो। बता दें, अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो इजराइल पहुंच चुके हैं। उन्होंने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ जेरूसलम में वेस्टर्न वॉल का दौरा किया। कथित तौर पर रूबियो कतर पर इजरायली हमले के बाद गाजा युद्ध खत्म करने के प्रयासों पर पानी फेरने के बाद अधिकारियों से जवाब मांग रहे हैं। हालांकि उन्होंने वेस्टर्न वॉल का दौरा करने के बाद कह दिया कि अमेरिका और इजराइल के संबंध पत्थरों की तरह मजबूत हैं। रूबियो का यह दौरा गाजा बंधकों की रिहाई और कतर पर हुए हमले पर केंद्रित रहने वाला है। दरअसल आज प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू गाजा में बंधकों के मुद्दे पर बैठक बुला रहे हैं। बैठक में हिस्सा ले रहे एक मंत्री के ऑफिस ने द टाइम्स ऑफ इजराइल को बताया कि यह बैठक नेतन्याहू द्वारा अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ वेस्टर्न वॉल का दौरा करने के बाद हुई है। रूबियो कल जेरूसलम में विदेश मंत्री गेदोन सार से भी मुलाकात करेंगे। दोस्तों, अगली खबर की बात कर लेते हैं, जहां नेपाल में सुशीला कार्की के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार के प्रमुख मंत्रियों के नाम लगभग फाइनल हो चुके हैं। नेपाल के राष्ट्रपति भवन यानी शीतल निवास के सूत्रों के मुताबिक 4 महत्वपूर्ण नाम राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल को भेजे गए हैं, जिनमें ओम प्रकाश आर्याल को गृह मंत्री, रामेश्वर खनाल को वित्त मंत्री, कुलमान घिसिंग को ऊर्जा मंत्री और बालानंद शर्मा जी को रक्षा मंत्री के रूप में नियुक्त करने की बात कही गई है। इस तरीके से सुशीला कार्की की सरकार में शपथ लेने वाले कुछ मंत्रियों के नाम लगभग तय हो गए हैं और उनके नियुक्ति की तैयारी चल रही है। नेपाल में सोमवार 15 सितंबर को इन मंत्रियों का शपथ ग्रहण हो सकता है। यानी कि दोस्तों, आप कह सकते हैं कि जेनजीज की पसंद का ध्यान रखा गया है मंत्रालय कैबिनेट में मंत्रियों के नाम को लेकर। वहीं दोस्तों, नेपाल में सुशीला कार्की की नियुक्ति से चीन हुआ खुश, आधिकारिक तौर पर दे दी बधाई, कह दिया और गहरी होगी पुरानी दोस्ती। जी हाँ, नेपाल की नई अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की को चीन ने आधिकारिक तौर पर बधाई दी है। चीन के विदेश मंत्रालय ने रविवार को एक बयान जारी करके कहा
है कि नेपाल और चीन के बीच पुरानी और गहरी मित्रता है और बीजिंग हमेशा काठमांडू के फैसलों का सम्मान करता है। 73 वर्षीय सुशीला कार्की ने बीते शुक्रवार को शपथ ली थी। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि चीन मैडम सुशीला कार्की को प्रधानमंत्री बनने पर बधाई देता है। चीन और नेपाल के बीच पुरानी मित्रता है और हम नेपाल के लोगों के फैसले का सम्मान करते हैं। प्रवक्ता ने यह भी जोड़ा कि चीन नेपाल के साथ शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के 5 सिद्धांतों पर काम करने, विभिन्न क्षेत्रों में आदान प्रदान और सहयोग को बढ़ाने तथा द्विपक्षीय रिश्तों को और मजबूत करने के लिए तैयार है। यानी कि दोस्तों सुशीला कार्की को कहीं ना कहीं मक्खन लगाने की कोशिश की है चीन ने। हालांकि सुशीला कार्की के बेहतर संबंध भारत के साथ में अब देखना यह होगा कि क्या भारत में पढ़ाई करने के बाद भारत के लिए कौन से बेहतरीन फैसले लेती है सुशीला कार्की जी। आपकी क्या इस मुद्दे पर आए दोस्तों बताइएगा जरूर। अगली खबर की बात करते हैं जहां दोस्तों पाकिस्तान में हिंदुओं का जीना तो पहले से ही मुश्किल था, अब मंदिरों पर भी आफत बढ़ गई है। वहां पर सुनियोजित तरीके से मंदिरों की जमीनों पर कब्जा किया जा रहा है। एक बड़ा खुलासा हुआ है कि पाकिस्तानी पंजाब प्रांत में एक बड़े प्रशासनिक अधिकारी के कहने पर सनातन धर्म मंदिर की जमीन पर गलत तरीके से कब्जा कर लिया गया है। ये मंदिर लाहौर से 250 किलोमीटर दूर भालवाल में है। ये दावा बिलावल भुट्टो जरदारी की पार्टी यानी ट्रिपल-P के नेता नदीम अफजल चांद ने किया। दोस्तों रिपोर्ट के मुताबिक चांद ने एक वीडियो में कहा है कि पंजाब के मुख्य सचिव जाहिद अख्तर जमान के इशारे पर यह कब्जा हुआ है। उन्होंने ये भी कहा है कि न सिर्फ मंदिर की जमीन बल्कि लाहौर से 200 किलोमीटर दूर सरगोधा के भेरा और कोट मोमीन में एविक्यूट ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड यानी ETPB की कई एकड़ जमीन पर भी मुख्य सचिव के भतीजों ने कब्जा किया है। दोस्तों इस पर आपकी क्या राय है दोस्तों? साथ ही साथ बता दें जेल में इमरान खान की हालत हुई खराब। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री ने यूनाइटेड नेशन से मांगी मदद। जी हाँ दोस्तों लगाई गुहार। बता दे पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान का मामला अब संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशन तक पहुंच चुका है। जियो टीवी के मुताबिक इमरान खान का प्रतिनिधित्व करने वाली अंतर्राष्ट्रीय कानूनी टीम ने उनकी हिरासत के दौरान हो रहे गंभीर मानवाधिकार उल्लंघनों का हवाला देते हुए यातना पर संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत के समक्ष अपील दायर की है। ये अपील पर्जियस स्ट्रेटजीज द्वारा खान के कानूनी प्रतिनिधियों की ओर से प्रस्तुत की गई थी, जिसमें दुर्व्यवहार के व्यवस्थित पैटर्न का जिक्र किया गया, जिसमें लंबे समय तक एकांत कारावास, चिकित्सा देखभाल से इनकार, दूषित भोजन और कानूनी परामर्श व परिवार से मिलने तक सीमित पहुंच शामिल है। इमरान खान की कानूनी टीम ने कहा है कि ये परिस्थितियां यातना के विरुद्ध कन्वेंशन और नागरिक एवं राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय वाचा के तहत पाकिस्तान के दायित्वों का उल्लंघन करती है। वहीं बता दें जेलेंस्की का बड़ा दावा, यूक्रेनी सुरक्षा बलों का किया धन्यवाद। कहा तेल टर्मिनल पर हमले से रशिया को भारी नुकसान किया हमने, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यूरोप में रशिया की ड्रोन घुसपैठ से क्या खत्म हो गई अब शांति की उम्मीद? क्या अब नहीं होगा यूक्रेन रशिया के बीच में शांति समझौता? आपको बता दें कुछ दिन पहले यूक्रेन में युद्ध विराम की कोशिशों की चर्चा थी, लेकिन अब परमाणु संग्राम की आशंका जताई जा रही है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने प्रिमोर्स्क में बाल्टिक सागर पर रशिया के सबसे बड़े तेल टर्मिनल पर किए सटीक हमले के लिए यूक्रेन योद्धाओं का धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि इस हमले से रशिया को आर्थिक और सैन्य ताकत को गंभीर रूप से प्रभावित हो सकता है। यूक्रेनी राष्ट्रपति ने रविवार शाम को अपने संबोधन में प्रिमोर्स्क में बाल्टिक सागर पर रशिया के सबसे बड़े तेल टर्मिनल पर सटीक हमले के लिए यूक्रेन की सुरक्षा सेवा के विशेष बलों का धन्यवाद किया। जेलेंस्की ने कहा कि आज मैं विशेष रूप से उन सभी योद्धाओं को धन्यवाद देना चाहता हूं जो रूस को सचमुच मोर्चे और सीमा पर नुकसान पहुंचा रहे हैं। हमारे लंबी दूरी के हमलों की बदौलत रशिया को अपनी जमीन पर भारी नुकसान हुआ है। तो वहीं परमाणु संग्राम की आशंका इसलिए भी और जताई जा रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि पोलैंड के बाद अब रोमानिया में भी रूसी ड्रोनों ने घुसपैठ मचा दी है। दोनों देशों में अब तक जबरदस्त तनाव है। नाटो के एयर स्पेस में रूसी ड्रोन आने के बाद नाटो और रशिया के बीच युद्ध का डर है। माना यह जा रहा है कि पुतिन का मिशन यूरोप अब शुरू हो चुका है। पोलैंड को शुरुआत से ही पहला टारगेट माना जाता था और अब वैसा ही हो रहा है। अब तक 19 रूसी ड्रोन पोलैंड की सीमा में गिर चुके हैं। रूस का इस अभियान से यूरोप से संग्राम मच गया है। माना यह जा रहा है कि पुतिन अब यूरोप पर बम बरसा सकते हैं। जी हां दोस्तों अगली खबर बता दें ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने सड़कों पर उतरे लोगों को दो टूक कहते हुए कह दिया कि हम सरेंडर नहीं करेंगे। उन्होंने कहा है कि हम सरेंडर नहीं करने वाले देश का झंडा कभी भी हिंसा और डर फैलाने वाले उपद्रवियों के हाथ में नहीं सौंपेंगे। ये बयान उस समय आया है जब शनिवार को लंदन की सड़कों पर पिछले कई दशकों की सबसे बड़ी दक्षिणपंथी रैली निकाली और हालात हिंसक हो गए। इन लोगों का आरोप है कि इस्लाम ही सभी मुस्लिमों की जड़ है और इन्हीं की वजह से पश्चिमी देशों के हालात खराब हो रहे हैं। उधर एलोन मस्क ने कहा है कि ब्रिटेन
में क्रांतिकारी बदलाव की जरूरत है। शनिवार को लगभग 1,10,000 लोग लंदन के केंद्रीय इलाकों में इमिग्रेशन के खिलाफ रैली में शामिल हुए। इस प्रदर्शन का नेतृत्व दक्षिणपंथी कार्यकर्ता टॉमी रॉबिन्सन ने किया। इस दौरान कई जगह झड़पें हुई। मेट्रोपॉलिटन पुलिस के मुताबिक 26 पुलिस अधिकारी घायल हुए और 24 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया गया। रैली के बाद रविवार को स्टारमर ने पहली बार बयान दिया। उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन हर ब्रिटिश नागरिक का अधिकार है, लेकिन पुलिस कर्मियों पर हमला या लोगों की उनकी पहचान या रंग की वजह से डराना धमकाना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। स्टारमर ने कहा कि ब्रिटेन सहिष्णुता, विविधता और सम्मान पर बना देश है। हमारा झंडा इसी विविधता की पहचान है और इसे उन लोगों के हाथ में नहीं सौंपा जाएगा जो इसे हिंसा, डर और विभाजन का प्रतीक बनाना चाहते हैं। नेक्स्ट खबर बता दें, एशिया कप को लेकर बड़ी खबर। भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हराया तो वहीं कप्तान सूर्य कुमार यादव ने छक्का लगाकर जिताया मैच, लेकिन पाकिस्तानी खिलाड़ियों से नहीं मिलाया हाथ। दोस्तों, पहलगाम हमले के पीड़ितों के साथ खड़े होते हुए सूर्य कुमार ने पाकिस्तान से मिली जीत सेना को समर्पित कर दी। भारत ने एशिया कप के छठे मैच में पाकिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया। टीम ने 128 रन का टारगेट 16वें ओवर में 3 विकेट खोकर हासिल कर लिया। पाकिस्तान ने दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में टॉस जीतकर बल्लेबाजी चुनी और 9 विकेट खोकर 127 रन बनाए। मैच जीतने के बाद भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ हाथ नहीं मिलाया। इससे पहले टॉस के बाद भी कप्तान सूर्य कुमार यादव ने पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा से हाथ नहीं मिलाया था। पहलगाम आतंकी हमले और उसके बाद हुए ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच था। दोस्तों, सूर्य कुमार ने पाकिस्तान के खिलाफ मिली इस जीत को पहलगाम हमले के पीड़ितों और भारतीय सेना को समर्पित किया। आपको बता दें, सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के खिलाफ इस मैच को बॉयकॉट करने की जोरदार मांग हुई थी। सूर्या ने हाई वोल्टेज मैच के बाद कहा कि कुछ कहना चाहता था, ये एक कदम सही अवसर है। हम पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों के परिवारों के साथ खड़े हैं। हम अपनी एकजुटता व्यक्त करते हैं। हम इस जीत को सेना को समर्पित करते हैं जिन्होंने अदम्य साहस दिखाया। वे हमें प्रेरित करते रहेंगे और जब भी हमें मौका मिलेगा तो हम उन्हें मुस्कुराने के और भी कारण देंगे। वहीं दोस्तों, सूर्या का रविवार को 35वां जन्मदिन था। आप सभी से रिक्वेस्ट है, उन्होंने जिस प्रकार से इस जीत को देशवासियों के लिए रिटर्न गिफ्ट दिया है, आप लोग भी दोस्तों लेट ही सही लेकिन हैप्पी बर्थडे सूर्या कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा। दोस्तों, अगली खबर की बात करते हैं, जहां खालिस्तानियों से कनाडा बना रहा बड़ी दूरी। शरण मांगने की 23 लोगों की अपील को कोर्ट ने कर दिया खारिज। दोस्तों, भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत की बड़ी ये खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। कनाडा ने खालिस्तानियों के खिलाफ बड़ा ही सख्त कदम उठा लिया है। दोस्तों, कनाडा के फेडरल कोर्ट ने खालिस्तान से जुड़े 30 लोगों की शरण की अपीलें खारिज कर दिया। इसे भारत की बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत माना जा रहा है। इन लोगों पर अलगाववादी संगठनों और भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप था। इन लोगों ने सरकार द्वारा शरण से इनकार और निष्कासन आदेश के खिलाफ अपील की थी, लेकिन कोर्ट ने कहा कि इनकी दलीलें कमजोर हैं। केवल 4 लोगों को ही राहत दी गई, बाकी सभी की अपील पूरी की पूरी खारिज कर दी। कनाडा लंबे समय से खालिस्तानियों का गढ़ रहा है। यहाँ से खालिस्तान आंदोलन का समर्थन मिलता रहा है। कई गैंग हिंसा, हफ्ता वसूली और अपराध में भी शामिल हैं। पाकिस्तान और अन्य भारत विरोधी देशों से इन्हें मदद मिलती रही है। ट्रूडो सरकार पर आरोप था कि उसने वोट बैंक की राजनीति के लिए खालिस्तानियों को संरक्षण दिया, लेकिन हाल के दिनों में हालात बदल गए हैं। सुरक्षा एजेंसियों ने खालिस्तानी समूहों को देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा बता दिया। यहाँ तक कि कनाडा की जनता भी इनसे तंग आ चुकी है। स्थानीय दबाव और भारत के लगातार दबाव के बाद अब सरकार और अदालत सख्ती दिखा रही है। ये भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत है। दोस्तों, भारत लगातार कनाडा को खालिस्तानी समर्थकों के खिलाफ सबूत देता रहा है। अब पहली बार ऐसा लग रहा है कि कनाडा खालिस्तानियों से दूरी बना रहा है। इससे भारत की चिंता कम होगी और खालिस्तान नेटवर्क को बड़ा झटका लगेगा। इस पर आपकी जो भी राय है दोस्तों कमेंट में जरूर लिखेगा। लेकिन अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा। खालिस्तानियों पर एक्शन को लेकर अगली खबर बता दें, डोनाल्ड ट्रंप का नया यात्रा बैन फरमान। 19 देशों पर गिरी गाज। हजारों विदेशी छात्रों के बिखर गए अरमान। दरअसल अफगानिस्तान में लड़कियों के कॉलेज जाने पर तालिबान की ओर से प्रतिबंध लगाए जाने के बाद बहारा सागरी नाम की युवती ने उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए अमेरिका जाने के बारे में सोचा। बहारा ने कई वर्षों तक प्रतिदिन 8 घंटे तक अंग्रेजी का अभ्यास किया और आखिरकार उसे इलिनॉय के एक निजी लिबरल आर्ट्स कॉलेज में बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की पढ़ाई करने का प्रस्ताव मिला। बहारा इस साल अमेरिका पहुंचने की उम्मीद में थी, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप के यात्रा प्रतिबंध के कारण उनका सपना एक बार फिर पूरा ना हो पाया। अब ऐसे में बहारा का कहना है कि आपको लगता है कि आखिरकार आप अपने सपनों की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन फिर कुछ ऐसा हो जाता है जैसे सब कुछ खत्म हो गया हो। दरअसल दोस्तों, ट्रंप प्रशासन ने 19 देशों के नागरिकों पर यात्रा प्रतिबंध लगा दिया है। इन प्रतिबंधों से हजारों विद्यार्थी प्रभावित हुए हैं, जिनमें से कई ऐसे भी हैं जो अमेरिका आने के लिए काफी समय और पैसा लगाने के बाद अब खुद को असहाय महसूस कर रहे हैं। जी हाँ, तो वहीं आपको बता दें,
आज से सशस्त्र बल कमांडर सम्मेलन प्रधानमंत्री मोदी जी कोलकाता में करेंगे शुभारंभ। बिहार भी जाएंगे। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज कोलकाता स्थित पूर्वी कमान मुख्यालय में सशस्त्र बल कमांडरों के 3 दिवसीय संयुक्त सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। सुधारों, परिवर्तन और अभियानगत तैयारियों पर केंद्रित इस वर्ष के सम्मेलन का विषय सुधारों का वर्ष, भविष्य के लिए परिवर्तन है। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य संस्थागत सुधारों, गहन एकीकरण और तकनीकी आधुनिकीकरण के प्रति सशस्त्र बलों की प्रतिबद्धता को दर्शाना और उच्च स्तर की बहुक्षेत्रीय अभियानगत तत्परता बनाए रखना है। इससे पहले प्रधानमंत्री रविवार शाम असम के जोरहाट से कोलकाता पहुंचे। राजभवन में उन्होंने रात्रि विश्राम किया। प्रधानमंत्री मोदी जी के दौरे से जुड़े अधिकारी ने बताया कि ये 1 महीने से भी कम समय में पीएम मोदी जी का कोलकाता का दूसरा दौरा है। उन्होंने कहा कि मोदी सोमवार सुबह भारतीय सेना के पूर्वी कमान मुख्यालय विजय दुर्ग में सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे और दोपहर में बिहार के पूर्णिया के लिए रवाना हो जाएंगे। ऐसे में हमारा सवाल आपसे एक है दोस्तों, देखते हैं कौन सही जवाब दे पाता है। सवाल ये है कि क्या आप बता सकते हैं कि विजय दुर्ग को पहले किस नाम से बुलाया जाता था? देखते हैं कौन बिल्कुल सटीक जानकारी देता है बिना गूगल किए। इतना ही नहीं दोस्तों, बिहार जाने के बाद 40,000 करोड़ की सौगात देंगे प्रधानमंत्री मोदी जी। जी हाँ दोस्तों, बिहार के पूर्णिया जिले का दौरा करेंगे प्रधानमंत्री मोदी जी, जहां वो एक रैली को संबोधित करेंगे और 40,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। साथ ही साथ इस यात्रा के दौरान पीएम मोदी जी उत्तर बिहार जिले में एक नवनिर्मित हवाई अड्डे के टर्मिनल का भी उद्घाटन करेंगे, जो इस क्षेत्र की हवाई संपर्क की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करेगा। तो वहीं दोस्तों आपको बता दें, क्या वाकई में आईटीआर फाइलिंग की डेडलाइन 30 सितंबर बढ़ा दी गई है? बीती रात इनकम टैक्स ऑफिस से एसओएस अलर्ट यानी इमरजेंसी अलर्ट निकलकर सामने आया। क्या है खबर आपको बता दें, दरअसल व्हाट्सएप से लेकर सोशल मीडिया के कुछ और हिस्सों में दावा किया जा रहा है कि अगर आपने भी अपना आईटीआर जमा नहीं किया है तो बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब आप इसे भरने की मियाद बढ़ा दी गई है। ये मैसेज इतनी तेजी से वायरल हुआ कि बीती रात इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ट्वीट करके इस मैसेज की सच्चाई बतानी पड़ गई कि हमने कोई डेट एक्सटेंड नहीं किया है। 15 सितंबर लास्ट डेट है और जो खबरें फैलाई जा रही है डेट एक्सटेंड को लेकर वो फेक है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आज लास्ट डेट है। आप आज में इनकम टैक्स आप फाइल कर सकते हैं दोस्तों। इसी बीच ये भी की सारी बड़ी खबरें आपको खबर कैसी लगी बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। लगे हाथ तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।